राधे राधे आप सभी को। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। ये वन लाइनर की दूसरी क्लास है। हम लोग कल देखे थे 12 बजे दोपहर ये क्लास होगी और 100 क्वेश्चन हम लोग कल देखे थे और 100 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। ठीक, केवल प्रश्न होगा, उत्तर होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक, प्रश्न उत्तर। देखते हैं, पेपर जल्दी होने वाला ही है तो इससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, रिवीजन होगा, नहीं पढ़ा होगा नोट करिए, याद करिए। ठीक, प्रश्न यही सब रहेंगे तो बस प्रश्न उत्तर ध्यान दीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, जवाब मिल जाएगा। और क्लास को अधिक से अधिक लोगों के यहाँ शेयर करिए। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हों, जिसके यहाँ, सभी के यहाँ क्लासों को शेयर किया करिए और सभी लोग जुड़ा करिए। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे अच्छा लगेगा। तो पहला प्रश्न है कि कवि और आचार्य दोनों कौन हैं? तो कवि और आचार्य देव हैं। आपके सामने विकल्प रहेंगे तो उसमें कवि और आचार्य कौन हैं? देव हैं। फिर है हरिवंश राय बच्चन की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? इनकी 2 पत्नियां थीं, तो इनकी पहली पत्नी का नाम था श्यामा देवी। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। आ रही है रवि की सवारी, ये भी हरिवंश राय बच्चन की कविता है। ये किस में संकलित है? तो ये निशा निमंत्रण में संकलित है। आ रही है रवि की सवारी। फिर है क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो ये पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता केदारनाथ अग्रवाल की है। फिर है नायक का विच्छेद क्या होगा? तो नायक का विच्छेद पूछा जाता है। अयादी संधि है, नय प्लस अक होता है। शंखमुखी शिखरों पर काव्य है लीलाधर जगुड़ी का। 5 बेटे जगुड़ी की कौन सी विधा है? नाटक है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1907 को पूर्णिया बिहार में हुआ था। फिर है कि 7वीं सदी में जब युआन चांग भारत आए उस समय किसका साम्राज्य था? तो सम्राट हर्षवर्धन का था। फिर है कि तिब्बत में 749 ईस्वी में बौद्ध विहार की स्थापना किसने की? तो तिब्बत में 749 ईस्वी में बौद्ध विहार की स्थापना आचार्य शांति रक्षित ने किया था। फिर है एक कथन है कि यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसे हैं, मेरा हृदय भी तुम्हारी सदा दशाओं का समर्थन करता है। तो ये कथन शीलभद्र का है। फिर है अगला प्रश्न कि किस ग्रंथ के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गोशाल की भेंट हुई थी? तो जैन ग्रंथ के अनुसार। शिवपूजन सहाय की पत्रिका है तो इनकी पत्रिका जागरण है और बालक है। 2 पत्रिका थी, जागरण और बालक। मिट्टी का चेहरा काव्य था तो मिट्टी का चेहरा किसका काव्य है? राजेश जोशी का। मिट्टी का चेहरा काव्य राजेश जोशी। फिर है नेपथ्य में हंसी। नेपथ्य में हंसी भी काव्य राजेश जोशी का है। 21वें प्रश्न आया था राजेश जोशी से। चांदनी की वर्तनी किसका काव्य है? राजेश जोशी का है। किसी ने चांद पर नाव भी लिखा है और ये चांदनी की वर्तनी लिखे हैं राजेश जोशी। घबराए हुए शब्द लीलाधर जगुड़ी का काव्य है। फिर है चकल्लस पत्रिका। तो चकल्लस पत्रिका अमृतलाल नागर का है। घर बने घट टूटे और देर सवेर, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? तो राम कुमार के हैं। घर बने घट टूटे और देर सवेर। फिर है अशोक और 12 एकांकी किसका एकांकी संग्रह है? तो अशोक नाम से एकांकी और 12 एकांकी लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। अशोक किसी का नाटक भी है, बताइए किसका नाटक है? सूखी नदी का पुल। सूखी नदी का पुल कहानी है रामधारी सिंह दिवाकर का। सूखी नदी का पुल कहानी रामधारी सिंह दिवाकर का है। फिर बांस का पुल भी है सक्सेना का। फिर है आपसे पूछा गया कि वाटिका, अवशेष, नवाबी मसनद, तुलसीराम शास्त्री, आदमी नहीं, 5वां दास्ता और 7 अन्य कहानियाँ, एक दिल हजार दास्ता, ये किसकी कहानी है? तो ये सब कहानियाँ अमृतलाल नागर की हैं। ठीक। फिर है हुस्ना बीबी तथा अन्य कहानियाँ।
तो हुस्ना बीबी तथा अन्य कहानियाँ रामकुमार का है। एक चेहरा कहानी भी रामकुमार का है। एक लंबा रास्ता कहानी भी रामकुमार का है। दीमक तथा अन्य कहानियाँ भी रामकुमार का है। और झिंगुरों का स्वर कहानी भी रामकुमार का है। फिर है इंद्रधनुष कैसे बनता है कविता, तो ये जगदीश नारायण चौबे का है। इंद्रधनुष रौदे हुए यज्ञ का है और इंद्रधनुष कैसे बनता है जगदीश नारायण चौबे का है। और केवल इंद्रधनुष काव्य भवानी प्रसाद मिश्र का है और इंद्रधनुष कहानी उग्र जी का है। ठीक, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है कविता जगदीश नारायण चौबे। अच्छे बच्चे भी कविता जगदीश नारायण चौबे की है। अच्छे बच्चे जगदीश नारायण चौबे। हंसते गाते गिनती सीखो, हंसते गाते गिनती सीखो, ये भी जगदीश नारायण चौबे की कविता है। फिर आपसे पूछा गया है कि लीलावती, सुरेश और नरेश रामधारी सिंह दिवाकर के किस कहानी के पात्र हैं। लीलावती, सुरेश और नरेश तो रामधारी सिंह दिवाकर की कहानी है सूखी नदी का पुल, इसी के पात्र हैं ये। फिर है कि रामधारी सिंह दिवाकर, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये दिनकर नहीं है, उससे अलग हैं ये। तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1945 में नरपतगंज, अररिया, बिहार में। फिर है जेबों में डर काव्य किसका है, तो जेबों में डर काव्य अश्वघोष का है। जेबों में डर काव्य किसका है, अश्वघोष का। फिर आपसे पूछा गया है कि सोनार तारी, क्षणिक, चैताली, मानसी, चित्रा, कल्पना, गीतांजलि, ये सब किसके काव्य संग्रह हैं, तो रविंद्रनाथ ठाकुर के हैं। सोनार तारी, क्षणिक, चैताली, मानसी, चित्रा, कल्पना, गीतांजलि। फिर है क्या घर क्या परदेश, काली सुबह का सूरज, पंचमी तत्पुरुष, आग पानी और आकाश, ये सब काव्य रामधारी सिंह दिवाकर के हैं। क्या घर क्या परदेश रामधारी सिंह दिवाकर, काली सुबह का सूरज भी है, पंचमी तत्पुरुष भी है और केवल तत्पुरुष भी किसी का काव्य है, अशोक वाजपेयी का है तत्पुरुष काव्य। और तत्सम कहानी राजी सेठ का है। आग पानी और आकाश रामधारी सिंह दिवाकर। अगले पे आते हैं, भारतेंदु की काव्य भाषा क्या है, बिल्कुल आसान है, तो इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है। तदीय समाज की स्थापना किसने की, भारतेंदु ने 1873 में की। फिर पूछा गया है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है, पूछा जाता है ऐसे ही पेपर में, तो ये विवरण चिन्ह है। 2 ठो बिंदी रहेगा और 1 लाइन रहेगा बीच में, इसे क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह। फिर है कि परीक्षितपुरा दिल्ली के निकट किस संत कवित्री का जन्म स्थान है, तो सहजोबाई का है। सहजोबाई जिनके गुरु चरणदास थे ना, चरणदास की 2 शिष्या थी, सहजोबाई, दयाबाई, तो सहजोबाई का जन्म स्थान परीक्षितपुरा दिल्ली के निकट हुआ था। फिर पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूल आधार क्या है, तो भारत भारती है। भारत भारती से इनको प्रसिद्धि मिली थी गुप्त जी को, तो कुछ लोग साकेत भी बता देते हैं पर ध्यान देना है, नहीं भारत भारती होगा। सरहद के पार कहानी रामधारी सिंह दिवाकर का है। किसका है, रामधारी सिंह दिवाकर। फिर है आपसे पूछा गया रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है, तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट हैं। कौन है, भट्ट लोलट। बादशाह दर्पण निबंध भारतेंदु का है और दर्पण नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है और बादशाह गुलाम बेगम गिरिराज किशोर का है, तो बादशाह दर्पण भारतेंदु का। आत्मनेपद निबंध अज्ञे का है। किसका है, तो आत्मनेपद अज्ञे ने लिखा है। फिर है कि सर सैयद अहमद खां जो थे ये किस भाषा के विरोधी थे, तो सैयद अहमद खां हिंदी भाषा के विरोधी थे। ठीक, फिर पूछा जाता है कि क्रोध में क्या है, विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है, तो क्रोध संज्ञा है, ध्यान देना है आपको। क्रोध क्या है, तो क्रोध संज्ञा शब्द है। ठीक, फिर पूछा गया है मधुमालती का नायक, तो मधुमालती मंझन ने लिखा है और मधुमालती का नायक है मनोहर। फिर है कि रीति शब्द का अभिप्राय क्या है, तो रीति शब्द का अभिप्राय है काव्यांग निरूपण। ज्ञान बोध किसकी रचना है, तो ज्ञान बोध मलुकदास की है, इलाहाबाद कड़ा वाले, इन्होंने ही ज्ञान बोध लिखा है।
रेणु का जन्म कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921 को हुआ था इनका जन्म। फिर है कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब हुआ? तो 1900 में हुआ था। कल क्लास में मैंने पूछा था एक वो वाला 1836 में, तो आप लोगों ने 1936 बताया था, याद है ना क्या प्रश्न था वो? तो कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब हुआ, इसको आप लोग 1900 ही बताएंगे, ये ध्यान रखें, तो पता चलेगा इसको 1800 बताने लगेंगे। तो कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग 1900 ईस्वी में हुआ था। अच्छे आदमी कहानी रेणु की है। अभी हमने देखा था अच्छे बच्चे कविता जगदीश नारायण चौबे का, और अच्छे आदमी कहानी रेणु की। हाथ का जस कहानी भी रेणु का ही है। फिर है उतरी स्वप्न परी हरी क्रांति, पाठ रेणु की किस रचना से संकलित है? उतरी स्वप्न परी हरी क्रांति, तो ये जो पाठ है रेणु की रचना है श्रुत अश्रुत पूर्व, इसी में संकलित है। ये श्रुत अश्रुत पूर्व रेणु की रचना है, उसी में उतरी स्वप्न परी हरी क्रांति पाठ संकलित है। एक कथन है, बहुत अच्छा कथन है रेणु के बारे में। निर्मल वर्मा ने कहा है कि रेणु ने जिस तिली से किसान के उदास धूल धूसरित क्षितिज में छिपी नाटकीयता को आलोकित किया था, उसी तिली से हिंदी के परंपरागत यथार्थवादी उपन्यास के ढांचे को भी एकाएक ढहा दिया। तो रेणु ने जिस तिली से, कौन कहता है ये कथन? निर्मल वर्मा कहते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निर्मल वर्मा को उनकी किसी कहानी पे साहित्य अकादमी भी मिला है, तो बताइए किस कहानी पे उनको साहित्य अकादमी मिला है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे कि बिहार में कोसी परियोजना द्वारा कोसी के शोक विषाद को उल्लास में बदल दिया गया। तो किस परियोजना द्वारा यहाँ पे होना चाहिए था? तो बिहार में कोसी परियोजना लागू की गई, इसके द्वारा कोसी के शोक विषाद को उल्लास में बदल दिया गया। फिर है परसाई का व्यंग बाण, किसका काव्य है परसाई का व्यंग बाण? बहुत अच्छी रचना है, तो ये नागार्जुन का है, ध्यान देना है। परसाई का व्यंग बाण नागार्जुन। फिर है कि सूर्य के सारथी का नाम क्या था? तो सूर्य के सारथी का नाम था अरुण। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कबीर नागार्जुन को भी कहा जाता है और परसाई को भी कहा जाता है। फिर है कि एक दीक्षांत भाषण पाठ्य पुस्तक में संकलित, ये कहाँ से ली गई है? एक दीक्षांत भाषण जो पाठ है, तो ये परसाई रचनावली है, हरिशंकर परसाई की रचनाओं का संकलन खंड 4, तो वहीं से लिया गया है एक दीक्षांत भाषण। ठीक, अगला प्रश्न है कि डायन कोसी शीर्षक से किस लेखक ने रिपोर्टाज लिखा जो जनता में प्रकाशित हुआ? डायन कोसी शीर्षक से किस लेखक ने रिपोर्टाज लिखा? डायन कोसी रिपोर्टाज किसका है जो जनता पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है डायन कोसी। फिर है कि 1956 से 1959 तक जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किस लेखक ने किया? तो कमला प्रसाद ने किया। ठीक, कमला प्रसाद ने किया, ध्यान देना है। 1956 से 1959 तक जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कमला प्रसाद। फिर है कि किस प्रदेश की एक जनजाति सूर्य की पूजा स्त्री मान के करती है? तो अरुणाचल प्रदेश की। फिर है कि प्राचीन भारत में सूर्य मंदिरों को क्या कहते हैं? तो आदित्य गृह कहते हैं। फिर है अदिति, ये आपसे पूछता है व्याकरण में, अदिति का अर्थ क्या है? तो अदिति का अर्थ है अखंडित। क्या है अदिति का अर्थ? अखंडित। फिर है कि बेहला जिला बालाघाट मध्य प्रदेश की लेखिका कौन है? बेहला जिला बालाघाट मध्य प्रदेश की लेखिका तो मेहरुनिशा परवेज है, उसका घर लिखा है इन्होंने ना, यही है। फिर है नारायण का विच्छेद करना है आपको, तो नारायण का विग्रह हो जाएगा नार प्लस अयन, नार प्लस अयन मिलेगा तो नारायण बनेगा। ध्यान देना है, आसान है पर नारायण बहुत लोग गलती कर देते हैं। फिर है पंजाब में समास बताइए, तो पंजाब में द्विगु समास है। फिर है कि किस वेद ने ईश्वर को सबसे खूबसूरत दुनिया कहते हुए सलाह दी है कि इस दैविक सूर्य की संप्रभुता का हम आदर करें? तो ऋग्वेद ने ये सलाह दी है। ठीक,
फिर है कि जब सूर्य उगता है, अहूर द्वारा बनाई गई धरती और बहता पानी, कुओं का पानी, समुद्र का पानी और स्थिर पानी, ये सभी निर्मल हो जाते हैं। ये कथन किस रचना से है? तो सूर्य नाम से एक रचना है, उसी से ये कथन है। पर ये कथन बिहार के लिए था, ये जो क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये टीजीटी वालों के लिए, बिहार के लिए था ये वाला क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद अभी आएगा आप लोगों के लिए, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम बताइए। तो शिवपूजन सहाय कौन है? शिवपूजन सहाय इन्होंने लिखा है कोई उपन्यास ना, आंचलिक एक ही उपन्यास है, 1926 में आता है, देहाती दुनिया। तो इनके बचपन का नाम था भोलानाथ। फिर है कुंडलिया छंद किससे मिलके बना है? तो दोहा और रोला से मिलके कुंडलिया बना है। 2 दोहा के चरण होते हैं, 4 रोला के। गीतांजलि पे नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। फिर है मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, इसमें अलंकार बताना है। तो इस पंक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें शब्द शक्ति भी पूछता है, अलंकार भी पूछता है। तो मैं सुकुमार नाथ बन जोगू काकू वक्रोक्ति है, ये आपको वासुदेव नंदन में पीछे दिया है अलंकार में। तो मैं सुकुमार नाथ बन जोगू में काकू वक्रोक्ति है और शब्द शक्ति में आर्थी व्यंजना है इसमें। फिर है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में सारण जिला बिहार के किस गांव में हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई बिहार का गांव है, वहीं पे हुआ था। फिर है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि भाव जिसके हृदय में रहते हैं क्या कहते हैं? तो जिसके हृदय में रहेंगे उसे आश्रय कहेंगे। बहुत आसान है ये। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। चंपारण में महात्मा गांधी नाम से जीवनी किसने लिखा है? तो चंपारण में महात्मा गांधी नाम से जीवनी राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, पूछा जाता है। फिर है कि भारत का सर्वप्रथम पत्र सन 1780 में J.A. हिक्की ने दी बंगाल गजट, ये कहाँ से प्रकाशित किया था? तो कोलकाता से। ध्यान देना है, ये हिंदी भाषा में नहीं था, लेकिन पहला पत्र यही था भारत का। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड था, पर इसकी भाषा हिंदी नहीं थी भारत का, लेकिन पहला पत्र यही था। 1780 में J.A. हिक्की ने दी बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ से कराया? कोलकाता से। और हिंदी का पहला समाचार पत्र तो उदंत मार्तंड है। फिर है पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार। तो पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार शरद देवड़ा का है। फिर है पर काजही देह को धारी, फिरो परजन्य जथारथ है। दर्शो घनानंद की इस पंक्ति में परजन्य का अर्थ क्या है? ये आपको मिल जाएगा, नेट में आया हुआ है कि पर काजही देह को धारी, फिरो परजन्य जथारथ है दर्शो। तो इस पंक्ति में घनानंद की परजन्य का अर्थ है बादल। क्या है? बादल। फिर है कि नई कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि में क्या है? तो नई कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि में अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है। क्या है? अस्तित्ववादी जीवन दर्शन। फिर है दंपति। दंपति शुद्ध कैसे लिखा जाता है? तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी। तो दंपति शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक। फिर है कि तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने क्या 3 कस्में खाई थी? तो पहला तो ये खाया था कि कंपनी की औरत नहीं ला देगा, दूसरा खाया था कि चोरी बाजार का सामान नहीं ला देगा, और तीसरा खाया था कि बांस की लदनी नहीं ला देगा। तीसरी कसम रेणु की कहानी है। तो कंपनी की औरत नहीं ला देगा, चोरी बाजार का सामान और बांस की लदनी नहीं ला देगा। फिर है कि ईलाचंद्र जोशी को उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा उनके किस उपन्यास से मिली? बहुत अच्छा प्रश्न है। सन्यासी से मिली। सन्यासी किसी का नाटक भी है, तो आप लोग मुझे बताएंगे किसका नाटक है? तो ईलाचंद्र जोशी को उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा सन्यासी से मिली। फिर एक बहुत अच्छा कथन है, काव्यशास्त्र से आया हुआ है पेपर में, ये कि भक्ति का तात्पर्य लक्षणा व्यापार से है। कौन कहता है कि भक्ति का तात्पर्य लक्षणा व्यापार से है? अभिनव गुप्त कहते हैं। तो ध्यान देंगे, भक्ति का तात्पर्य लक्षणा व्यापार से है, अभिनव गुप्त। फिर है बात अभी ख़त्म नहीं हुई कहानी। तो बात अभी ख़त्म नहीं हुई कहानी क्षमा शर्मा का है। साहित्य सीकर निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। भिक्षु जगदीश कश्यप के अनुसार पाली का संबंध किससे है?
तो पर्याय से है, कहते हैं ना ये पर्याय, पलियाय, पालियाय, पाली। फिर है बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, इसमें कौन सा छंद है? तो उपेंद्र वज्रा है, अनगिनत बार पेपर में आया है ये बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, तो ये तो बिना गिने ही आप लोगों को याद होना चाहिए, इसमें उपेंद्र वज्रा है। इसमें 11 वर्ण होते हैं, जतज गागा इसका सूत्र है। फिर एक पंक्ति है कि रंजक दोष न राजई कविता बनिता मीत। रंजक दोष न राजई कविता बनिता मीत केशवदास की पंक्ति है। फिर है कि भंडारकर तथा वाकर नागल के अनुसार पाली शब्द का विकसित रूप है। तो भंडारकर तथा वाकर नागल के अनुसार पाली का विकसित रूप है प्राकृत, पाकट, पाअड़, पाअल, पाली। प्राकृत, पाकट, पाल, पाल, पाली, ये भंडारकर के अनुसार पाली का विकसित रूप है। फिर पूछा गया है, बहुत बार आता है कि डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है या अप्रामाणिक? तो डॉक्टर बूलर अप्रामाणिक मानते हैं, ध्यान देना है। डॉक्टर बूलर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं, शुक्ल जी भी अप्रामाणिक मानते हैं। फिर एक पंक्ति है, इसमें अलंकार बताना है, ये भी आया है पेपर में कि दंड जतिन कर भेद कहूँ नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनिया अस रामचंद्र के राज। तो दंड जतिन कर भेद कहूँ नर्तक नृत्य समाज में परिसंख्या अलंकार है। फिर एक कथन है तुलसीदास के बारे में, बहुत अच्छा कथन है और बहुत अच्छे आलोचक का भी कथन है। कथन है कि तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेके पैदा हुए थे। तो समन्वय से पकड़ लेना है कि ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ठीक, कि तुलसी को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण समन्वय की विशाल बुद्धि था। फिर एक है, इसमें भी बताना है आपको कि यमक का कौन सा भेद है, ये भी आया है पेपर में, आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो मिल जाएगा। राधा केशव कुंवर की, शायद एनवीएस में आया है ये, राधा केशव कुंवर की बाधा हरहूँ प्रवीण, अनेक सुनाहूँ कृपा करी शोभन वीन नवीन। तो राधा केशव कुंवर की बाधा हरहूँ प्रवीण में अंत पद यमक है। राधा केशव कुंवर की बाधा हरहूँ प्रवीण, अंत पद यमक। स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामचरण दास हैं। स्वसुखी के रामचरण दास है, तत्सुखी के जीवाराम हैं। फिर है सुखदेव मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुखदेव मिश्र का जन्म, ध्यान देना है, दौलतपुर में हुआ था, जहाँ के महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो सुखदेव मिश्र भी दौलतपुर के थे। फिर है कि गुजराती लिपि कैसी है? तो गुजराती सिरारेख विहीन लिपि है, पूछा जाता है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है गुजराती भी। कैसी लिपि है? सिरारेख विहीन लिपि। फिर इसमें अलंकार बताना है, ये भी आया है पेपर में कि जाकी सहज स्वासी श्रुतिचारी सो परी सो हरिपढ़ कौतुक भारी। तो जाकी सहज स्वासी श्रुतिचारी सो हरिपढ़ कौतुक भारी में अलंकार विरोधाभास। जाकी सहज स्वासी श्रुतिचारी सो हरिपढ़ कौतुक भारी, इसमें विरोधाभास अलंकार है। तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके आगे अब हम देखेंगे कल से। उम्मीद करती हूँ क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और अधिक से अधिक लोगों के यहाँ शेयर करिए। ठीक, अधिक लोग देख नहीं रहे हैं तो सभी शेयर करें, लाइक करें और लाइव क्लास में भी सभी लोग जुड़ा करें। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी क्योंकि अब याद करने का समय है। जितना प्रश्न आप याद कर लें, समझ लें, अब ज्ञानी बनने का समय नहीं है कि अब हमको एकदम पूरा साहित्य का ज्ञाता बनना है, विशेषज्ञ बनना है, ये मत सोचिए। बस परीक्षा की दृष्टि से पढ़िए कि परीक्षा निकालना है, क्या पढ़ें कि हमारा रिजल्ट बने। ठीक, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो एक लक्ष्य लेके चलिए, टीजीटी हमको निकालना है। टीजीटी पेपर दे तो हमारा रिजल्ट बनना चाहिए और उसी के हिसाब से हमको पढ़ना है। जैसे प्रश्न आए हैं, कोई कितना भी कहे नया पढ़िए, भारी पढ़िए, बिल्कुल नहीं सुनना है। ठीक, क्योंकि वो लोग असफल होके ही लौटेंगे। जिनको भी ये लगता है कि नया पढ़ो, भारी पढ़ो, और ना हो तो देख लीजिएगा टीजीटी 21 में पूछिएगा, जितने भी लोग छठे हैं सबसे पूछिएगा कि आप आसान प्रश्न गलत करने से बाहर हुए नौकरी से कि भारी प्रश्न गलती करने से। सब यही बताएंगे कि हमने ये आसान गलती किया, ये आसान गलती किया। तो
कुछ लोग होते हैं ज्ञान देंगे, भारी पढ़िए पेपर बहुत टफ आता है। टफ आएगा बिल्कुल, इस बार भी टफ आएगा, लेकिन आसान वो पूछेगा और नौकरी आसान पे ही जाएगी। ठीक, क्योंकि कोई भी ऐसा धुरंधर नहीं है कि पूरा एकदम नया नया पढ़ के बैठा है। जो नया पढ़ेगा वो आसान गलती करेगा, वो आसान आसान बहुत गलती करके आएगा। तो आप इसी पे ध्यान दीजिए। ठीक, और नेट जेआरएफ पे भी आप ध्यान देते हैं अगर, तो नौकरी सामने लगी है तो आप छोड़िए, पहले नौकरी लीजिए, फिर जेआरएफ और नेट तो मिलता ही रहेगा, पात्रता परीक्षा है वो। तो नौकरी को प्राथमिकता दीजिए, नौकरी के लिए पढ़िए। और मैं पढ़ाती भी हूँ केवल नौकरी के लिए कि रिजल्ट बने। ठीक, नौकरी के बाद आइएगा फिर पढ़ा जाएगा ज्ञान के लिए, क्योंकि पहले बेरोजगारी दूर करना है, सबसे ज़रूरी है नौकरी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, और क्लास को शेयर करिए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। रात को 8 बजे लाइव क्लास होगी, तो सब लोग जुड़िएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।